हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका पेपर हैकर के यूट्यूब चैनल में। ठीक है, हम शुरू करते हैं। अग्निवीर वायुसेना का प्रैक्टिस सेट की सीरीज जो चल रही थी, इसका तीसरा प्रैक्टिस सेट है ये, और पेपर फर्स्ट हम कराने वाले हैं आप। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है, इसमें 30 प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपको दी जाएगी, और अगर आपको करने हैं ये प्रैक्टिस सेट तो आप paperhacker.com से जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और भी एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला जो प्रश्न रहता है आपका, इसमें ये एक पैरा दिया हुआ होता है, उससे 1 से 4 से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को हल करने का सबसे सटीक तरीका ये है कि आप सबसे पहले पैरा को जो है छोड़ दें। उसके बाद सबसे पहले आप क्या करें, पहले जो इससे रिलेटेड प्रश्न दिए हुए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। अब हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं पहला प्रश्न जो है हमारा। पहला प्रश्न दिया हुआ है द वर्ड्स एक्सटिंक्ट एंड पार्टिकुलर। ये जो दो वर्ड दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, ये आपसे पूछे हैं, ये क्या है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब है, नाउन है या वर्ब है। आपको पता चल गया, ये वाला प्रश्न जो है आप पैरा के अलावा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये जो हो जाएंगे आपके, ये एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि पार्टिकुलर और एक्सटिंक्ट क्या हो जाएंगे, आपके एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो नाउन के बारे में बताएं, यानी कि जो नाउन को एक्सप्रेस करें, उन्हें एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये तो आपको पता होगा। ऐसे ही अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, ये इसमें पूछा है कि इन फ्रेसेस में से हैज़, ये विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेसेस हैज़ ए डिटरमिनर इन इट। यानी कि इसमें जो फ्रेसेस में है वो डिटरमिनर क्या है, यानी कि वो पूछना चाह रहा है कि जो इसमें पैरा दिया हुआ है वो किससे रिलेटेड है, वो किसके चारों ओर घूम रहा है, वो किस पर निर्धारित है। इन चार ऑप्शन में से आपको जो है आंसर देना है। लेकिन हम जब तक पैरा को नहीं पढ़ेंगे तब तक इसका आंसर नहीं दे सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, इसमें पूछा है द वर्ब इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में वर्ब पूछी हुई है आपसे। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न जो है ये भी आपका बिना पैरा की सहायता के अटेम्प्ट हो जाएगा। तो द ओल्ड स्पेसीज हैज चेंज एंड नॉट रियली डाइड आउट। ठीक है, तो आपको पता होगा इसमें हैज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, हैज का प्रयोग हुआ है। और हमने देखा कि यहाँ पे चेंज्ड का प्रयोग हुआ है, यानी कि हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो ये किसकी कंडीशन हो जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट की। हैज या हैव दिया हुआ हो, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, तो वो किसकी कंडीशन हो जाती है, आपकी हो जाती है प्रेजेंट परफेक्ट की। यानी कि दो प्रश्न जो है हमारे पैरा से सॉल्व हो गए। उसके बाद बचे दो प्रश्न, दो क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द 3 डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव इन देयर करेक्ट फॉर्म। यानी कि आपको 3 डिग्रियां दी हुई हैं यहाँ पे। ये इस क्वेश्चन में क्या है, 3 डिग्रियां आपको दी हुई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से की तीनों डिग्रियां ठीक है। ठीक है, ये है अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट, हॉट, मोर हॉट, हॉटेस्ट, इजी, मोर इजी, मोस्ट इजी, या स्पेशल, स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन की डिग्रियां बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, कौन से में डिग्री बिल्कुल करेक्ट बताई हुई है। तो हमको पता है कि अर्ली की जो होती है, अर्ली, अर्लियर और अर्लीस्ट होता है। ठीक है, अर्ली, अर्लियर और अर्लीस्ट। जबकि हॉट की जगह, हॉट का जो है कंपेरेटिव जो होती है वो क्या होती है, हॉटर होती है। और सुपरलेटिव डिग्री क्या बनती है, हॉटेस्ट बनती है। इसमें क्या है, यहाँ पे दिक्कत है, बी ऑप्शन में भी दिक्कत है। इसका इजी का क्या है, इजी, इजियर और इजीएस्ट रहता है। ऐसे ही स्पेशल का मोर स्पेशल और मोस्ट स्पेशल रहता है। ऐसे कि ये तीनों ऑप्शन आपके कट हो गए। यानी कि 4 जो पैरा से क्वेश्चन दिए हुए थे, हमने 3 तो बिना पैरा देखे ही अटेम्प्ट कर लिए। अब रह गया आपका एक प्रश्न। पहला जो प्रश्न है ये आपको दिया हुआ है, पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, तो इसमें पहला प्रश्न भी हम अटेम्प्ट कर चुके थे, हमारा प्रश्न बचा था सेकंड। ठीक है, इसमें हमको डिटरमिनर ढूंढना था। अब आपको जाके सीधे पैरा देखना है और पैरा में जाके ये देखना है कि ये पैरा किसके बारे में
बात कर रहा है, ठीक है, किसके बारे में हमें इसमें बताया गया है। तो हम थोड़ा सा पैरा पढ़ लेते हैं। एनिमल्स में बिकम एक्सटिंक्ट इन मैनी वेज, फर्स्ट ऑफ ऑल दे मे इवॉल्व इनटू अनदर। यानी कि इसमें कहा गया है एनिमल में बिकम एक्सटिंक्ट, एनिमल हो सकते हैं विलुप्त हो गए हों, इन मैनी वेज, कई तरीकों से जो है विलुप्त हो गए होंगे, ठीक है, जो जानवर थे वो विलुप्त हो गए कई तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल दे मे इवॉल्व इनटू अनदर स्पीसीज, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, वे हो सकता है वो दूसरी प्रजातियों में मूव कर गए हों, है ना, इनटू अनदर स्पीसीज एंड नॉट रियली डाई आउट ऑफ ऑल। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि सारी जो जानवर थे वो खत्म नहीं हो गए, कुछ जो है दूसरी प्रजातियों में चले गए, यानी कि उनकी ग्रोथ हो गई और वो दूसरी प्रजाति बन गए, सभी जो है खत्म नहीं हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, थ्रू द टाइम, समय के अनुसार, मैनी अर्ली फ्रॉम द हॉर्सेस एंड ह्यूमन बीइंग हैव प्रोग्रेसिवली चेंज्ड बाय एवोल्यूशन इनटू न्यू स्पीसीज। यानी कि क्या हुआ है, समय के साथ में, मैनी अर्ली, बहुत समय के साथ में, मतलब बहुत पहले से जो हॉर्सेस थे और जो ह्यूमंस थे, हॉर्सेस और ह्यूमंस का क्या हुआ, वो प्रोग्रेसिवली चेंज हुए हैं। यानी कि पहले आदि मानव थे, अब डेवलप मानव हो गया है, ऐसे ही हॉर्सेस भी क्या है, डेवलप हुए हैं और दूसरी प्रजाति में हो गए हैं। पहले हम लोग बंदर थे और अब बंदर से क्या हो गए, इंसान हो गए हैं। इसी प्रकार से अदर स्पेसीज भी क्या है, वो मूव कर गई हैं दूसरी प्रजातियों की तरह, ठीक है। तो द ओल्ड स्पेसीज, ये मोस्टली आपको आपके जो क्वेश्चन था दूसरा, उसका आंसर तो आपको मिल गया कि ये बात जो है हो रही है वो लगातार किसी स्पेसीज के बारे में हो रही है, और कैसी स्पेसीज के बारे में हो रही है, ओल्ड स्पेसीज के। यहाँ से आपको पता चल गया कि ये स्पेसीज के बारे में बात हो रही है, यानी कि आपका प्रश्न तो सॉल्व हो गया। लेकिन हम पढ़ लेते हैं पूरा पैरा, ठीक है, पूरा पैरा हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है, चेंज, यहाँ पर थे, मैनी अर्ली फ्रॉम द हॉर्सेज एंड ह्यूमन बीइंग have progressively changed by evolution into new species. The old species had changed, जो पुरानी प्रजातियां थी वो चेंज हो गई, एंड नॉट रियली डाई आउट, ना कि खत्म हो गई। ये कहना चाह रहा है कि जो पुरानी प्रजातियां थी वो चेंज हो गई हैं, खत्म नहीं हुई थी। सो दिस इज कॉल्ड स्यूडो एक्सटेंशन। तो इसे क्या कहते हैं, एक छद्म विलुप्ति कहते हैं। छद्म विलुप्ति का मतलब जो पहले प्रजाति थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई और नई प्रजाति में डेवलप हो गई, है ना। तो द सेकेंड कॉमन वे इन विच एनिमल हैव डाई आउट इज फॉर अ सिंगल स्पीसीज टू डिसअपियर बिकॉज ऑफ सम लोकल डिस्टर्बेंस। यानी कि सेकेंड कॉमन वे जो था, सेकेंड जो तरीका था स्पीसीज के जो है नष्ट होने का, वो ये था कि लोकल डिस्टर्बेंस, लोकल जो डिस्टर्बेंस था उसकी वजह से, यानी कि जो, एक मिनट, लोकल जो डिस्टर्बेंस था उसकी वजह से क्या हुआ, प्रजातियां डिस्ट्रैक्ट हो गई, खत्म हो गई। और मैनी एनिमल्स दैट हैव वेरी स्पेशल डाइट्स, जो कुछ जानवर क्या थे, उनकी स्पेशल डाइट्स थी, यानी कि वो कुछ अलग खाते थे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, कुड डाई आउट वेरी इजीली, वो क्या हुए, वो खत्म हो गए बहुत आसानी से। इफ़ देयर सोर्स ऑफ फूड गोज डाउन, अगर उनके खाने का सामान जो है खत्म हो गया तो वो प्रजातियां भी खत्म हो गई, ठीक है। यानी कि उनके जो खाने की जो स्पेशल जो भी वो खाते थे, अगर वो धरती से नष्ट हो गया तो क्या हुआ, उनकी प्रजातियां भी धरती से विलुप्त होने लगी धीरे धीरे। इसके साथ में ये बता रहा है, इट इज़ थॉट दैट certain species of dinosaurs were adapted to eating particular kind of reedy plants। यानी कि ये कह रहा है कि जो डायनासोर्स थे वो क्या खाते थे, रीडी प्लांट्स खाते थे। रीडी प्लांट्स होते हैं जो दलदल में उगते हैं या ईक टाइप के होते हैं, ठीक है। तो रीडी प्लांट्स वो खाते थे, और उनको क्या हुआ, वो जब when these disappeared, those particular species of dinosaurs starved and die out। हुआ क्या कि वो जो प्रजातियां, वो जो रीडी प्लांट्स थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे, तो डायनासोर्स भी क्या हुए, खत्म हो गए। उसके साथ साथ भूख से वो क्या हुए, खत्म हो गए। जो डायनासोर्स थे वो भूख से क्या हुए, डाई आउट, यानी कि खत्म हो गए, ठीक है। तो हमारा जो प्रश्न है उसकी तरफ चलते हैं।
हाँ, ये वाला प्रश्न था, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेसेस हैज अ डिटर्मिनर इन इट, यानी कि इसमें डिटर्मिनर आपको बताना था। तो इसमें क्या एग्जाम्पल के बारे में बात की गई है? नहीं, या पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इसमें किसके बारे में बात की गई है? द ओल्ड स्पेसीज के बारे में, ठीक है ना। डिस्टर्बेंस, लोकल डिस्टर्बेंस के बारे में भी बात नहीं की गई है, और ना ही स्टार्व्ड और डाई आउट के बारे में बात की गई है। ये जो मेन चीज़ है वो है द स्पेसीज, यानी कि जो आपका आंसर हो जाएगा द स्पेसीज। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न पढ़ा, उसके बाद क्या किया आपने, प्रश्न पढ़ने के बाद जो प्रश्न आपसे सॉल्व हो गए उसके बाद सीधे पैरा पर गए और उसी चीज़ का आंसर आपने खोजने की कोशिश की। इस प्रकार से आपके जो है पैरा बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और एक एक चीज़ को हम लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 4 प्रश्न हमने कर लिए थे, 5वें की तरफ चलते हैं हम। 5वां प्रश्न यहाँ पे आपका दिया हुआ है। 5वां और 6ठा प्रश्न दोनों एक प्रकार के हैं बेटा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें करेक्टली स्पेल्ड जो वर्ड है उसको ढूंढना है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या हो जाएगा, 5वें में आपको बताना है, 5वें में आपको बताना है, और 6 में आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि एक्नॉलेज्ड की जो सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी सी, ठीक है। एक्नॉलेज की सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी आपकी, सी। बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके गलत। ऐसे ही पॉजेस का बताइए, पॉजेस का बताने की कोशिश कीजिए कि इसका सही वर्ड क्या हो जाएगा। तो पॉजेस का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 7th। इसके लिए क्या आपको बताना है, आपको ये बताना है कि चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस, यानी कि जब ये पूछे कि बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग के बारे में आपको चूज करना है, इसका वर्ड कौन सा हो सकता है। तो ये पूछना चाह रहा है कि जो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है उसको वास्तव में सही से जो है डिफाइन कौन सा वर्ड कर रहा है इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है। तो इसका रियलाइज का क्या हो जाएगा, आपका रियलाइज का हो जाएगा इंजॉय, ठीक है। रियलाइज का क्या हो जाएगा, इंजॉय हो जाएगा आपका। यानी कि इसका मतलब होता है आनंद से, आनंद, आनंद से, है ना, आनंद से। तो इसका मतलब भी क्या होता है, आनंद या मजे से, इंजॉय, ठीक है। तो ये वाला जो वर्ड है सी वर्ड क्या है, इसको बहुत सही से जो है एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये दिया हुआ है रियलाइज। रियलाइज का मीनिंग क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, एहसास। इसका पूछे तो इसका बताना है आपको, एहसास। इसका मीनिंग क्या होता है, एहसास। टेस्ट का स्वाद होता है। रिवील का क्या होता है, रिवील का मतलब होता है डिस्क्लोज करना, यानी कि किसी चीज को डिस्क्लोज करना है, खोलना है, उसके बारे में बताना, या कोई चीज छिपी हुई है उसके बारे में उसका भेद प्रकट करना एक प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें आपसे क्या पूछा है, इसमें पूछा है दैट अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि जब आपसे अपोजिट पूछेगा तो जो वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, ये 8 और 9 दोनों एक जैसे हैं, तो इन दोनों में क्या पूछा हुआ है, अपोजिट वर्ड पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि एग्जेम्पशंस के, अगर आपको एग्जेम्पशंस की मीनिंग रियल में पता है और इन चारों की मीनिंग आपको पता है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो जो एग्जेम्पशंस की मीनिंग क्या होती है, एग्जेम्पशंस की मीनिंग होती है छूट देना, ठीक है, छूट। किसी चीज में एग्जेम्पशंस करना मतलब छूट देना, ठीक है। उसी प्रकार से इंक्लूजन का मतलब होता है, इंक्लूजन का मतलब होता है समायोजन, समायोजन। इसका सही आंसर क्या हो गया, इसका जो सही आंसर है वो हो गया आपका समायोजन। यानी कि यहाँ पर एग्जेम्पशंस का मीन हो गया छूट, छूट दे रहा है तो क्या कर रहा है वो, अपोजिट क्या हो जाएगा, समायोजन करना। एक का छूट देना और एक समायोजन करना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। यहाँ पे आपसे पूछेगा लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा, उदारीकरण। उसी प्रकार से जनरलाइजेशन का मतलब हो जाएगा सामान्यीकरण। और एक्सक्लूजन का अगर आपसे मतलब पूछेगा, एक्सक्लूजन का मतलब होता है जो है निकाल देना, यानी कि किसी चीज को ठुकरा देना, एक्सक्लूजन कर देना, ठीक है, उसका अर्थ हो जाएगा।
इसी प्रकार से इन चीज़ों को नोट कर लेंगे, नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब अगला जो वर्ड दिया हुआ है प्रोमिनेंट, ठीक है, इसका भी क्या बताना है आपको प्रोमिनेंट का वर्ड का आपको बताना है अपोजिट। प्रोमिनेंट वर्ड का अपोजिट बताना है। प्रोमिनेंट मीन्स होता है प्रमुख। प्रोमिनेंट मीन्स क्या होता है? प्रमुख होता है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, प्रोमिनेंट का आपको पता चल गया। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? प्रमुख होता है। तो आपको क्या ढूंढना है? इसका अपोजिट ढूंढना है। तो जो चीज प्रमुख है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अननोन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अननोन। अननोन का मीन क्या होगा? अननोन का मीन बताइए, अननोन का मीन क्या होगा? अननोन का मीन होगा अज्ञात। यानी कि एक चीज तो हो गई प्रमुख और दूसरी क्या हो गई? अज्ञात। और इसका ये तीनों जो है एक प्रकार से समानार्थी हैं। इसका तो आपको पता होगा महत्वपूर्ण, ऐसे ही इसका होता है प्रख्यात, ठीक है, उसका भी होता है विख्यात। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोमिनेंट का अननोन। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, इसको नोट कर लीजिए। एक एक प्रश्न को आप नोट करते हुए चलेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सीरियस होके इसको पूरे को आप पढ़ेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगला प्रश्न हुआ है आपका, ये किससे दिया हुआ है? इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स का ये प्रश्न है। इसमें आपको क्या है? यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, ये खाली जो जगह है यहाँ पर इन चारों में से कुछ जो अर्थ के अनुसार जो सबसे सही बैठे उसको फिल करना है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आवर न्यू डिजिटल फोटो प्रिंटिंग मशीन। हमारी न्यू डिजिटल फोटो प्रिंटिंग मशीन, हमारी जो नई डिजिटल फोटो प्रिंटिंग मशीन है, तो द मैनुअल, उसका क्या है? मैनुअल इज लॉस्ट। तो इसका क्या हिंदी अर्थ क्या निकलेगा? कि द मैनुअल ऑफ विच, यानी कि मैनुअल जिसका। तो जिसका के लिए हम सबसे सही वर्ड जो यूज करेंगे वो करेंगे ऑफ विच, यानी कि जो मैनुअल हमारा खो गया था, ऑफ विच, जिसका मैनुअल खो गया था, अवेट टू बी, अवेट टू बी सेटअप प्रॉपरली। ठीक है, अवेट टू बी सेटअप प्रॉपरली। तो यहाँ पे द मैनुअल इज लॉस्ट। ठीक है, द मैनुअल ऑफ विच, जिसका मैनुअल खो गया था, ठीक है, वो सेट करने के लिए प्रतीक्षारत है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा 11th जो प्रश्न है हमारा, इसमें भी आपको क्या करना है? सही वर्ड फिल करना है। दिख रहा है आपको? यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपको सही वर्ड फिल करना है। यहाँ पे दिया हुआ है रामू इज इन द हैबिट ऑफ रिवाइजिंग जस्ट वंस। रामू की क्या है? हैबिट है कि वो एक बार में क्या कर लेता है? चीजों को याद कर लेता है। बट सुरेश नेवर अंडरस्टैंड ए सब्जेक्ट। लेकिन सुरेश क्या करता है? कभी भी एक सब्जेक्ट को नहीं समझ पाता है। कब तक? जब तक ही रिवाइजेज इट फॉर एटलीस्ट 3 टाइम। यानी कि जो रामू है वो एक बार में याद कर लेता है, बट सुरेश क्या करता है? जो है सुरेश जब तक 3 बार याद नहीं करता है किसी चीज को, तब तक उसे वो चीज याद नहीं होती है। तो यहाँ पर हिंदी मीनिंग क्या प्रयोग होगा आपका? यहाँ पर होगा जब तक। यही तो फिट बैठ रहा है, यही तो फिट बैठ रहा है कि सुरेश नेवर अंडरस्टैंड ए सब्जेक्ट जब तक ही रिवाइज इट फॉर एटलीस्ट 3 टाइम्स। तो यहाँ पर आप जब तक का जो सही मीनिंग है वो क्या यूज करेंगे? अनलेस। ठीक है, अनलेस का मतलब क्या होता है? जब तक। ठीक है, तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। यहाँ पर आप डी का प्रयोग करेंगे और ये आप वाक्य के अकॉर्डिंग ही ज्यादातर प्रयोग करेंगे, तो उससे आपके वाक्य को सही होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा वो क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि ही वॉज सॉरी, ही वॉज सॉरी, इसके बाद ब्लैंक लेट लास्ट नाइट, यानी कि वो जो है वो क्षमा प्रार्थी है। ठीक है, ही वॉज सॉरी फॉर लेट लास्ट नाइट, देर से आने के लिए क्या है? वो सॉरी फील कर रहा है। तो टू कम आएगा या अबाउट कमिंग आएगा या टू कमिंग आएगा इसकी जगह, या फ्रॉम कमिंग आएगा? तो ये पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? टू कम। टू का यूज होता है के बारे में,
यानी कि वो कल रात लेट आने के को लेकर क्या है, सॉरी फील कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका, 13 और 14 के लिए इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हाँ इसमें आपको क्या करना है, ये जो 13 नंबर सेंटेंस दिया हुआ है इसके पीछे एक अंडरलाइन दी हुई है, आधे वर्ड के नीचे अंडरलाइन दी हुई है। ठीक है, अंडरलाइन जो दी हुई है इसमें आपको देखना है कि क्या इस वाक्य को जो आपको दिया हुआ है इसको आप कुछ सुधार सकते हैं। अगर आप सुधार सकते हैं इन तीनों ऑप्शन में से, अगर आपको लग रहा है कि इसमें से कुछ आप सुधार सकते हैं तो आप उस ऑप्शन को चूज कर लेंगे, और अगर आपको लग रहा है कि इनमें से तीनों में से कोई भी सही नहीं है तो आप चौथे ऑप्शन को नो इम्प्रूवमेंट वाले को चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इफ आई स्टडीड वेल, ठीक है यहाँ पर दिया हुआ है इफ आई स्टडीड वेल, यानी कि अगर मैं अच्छे से पढ़ूंगा देन आई विल पास। तो जो संभावना वाले वाक्य होते हैं इसमें आपको यूज करना होता है वुड। ठीक है, आई वुड पास, यहाँ पे आप वुड का प्रयोग करेंगे। तो इफ आई स्टडीड वेल आई वुड पास, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा वो कह रहा है कि सी रिमाइंडेड वेयर टू लीव द पेपर्स। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मी वेयर आई हैड टू लीव, यानी कि जो ब्लैंक है, जो ये वाली लाइन है, ये रिप्लेस किससे हो जाएगी, इस वाले सेंटेंस से। तो नया सेंटेंस क्या बनेगा, सी रिमाइंडेड मी वेयर आई हैड टू लीव। ठीक है, वेयर आई हैड टू लीव द पेपर्स। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका किससे के बारे में, ये एरर फाइंडिंग के बारे में है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एरर फाइंड करना है पूरे सेंटेंस में। अगर आपको लग रहा है कि पूरा सेंटेंस आपका ठीक है, उसके बाद आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, डी ऑप्शन। यहाँ तक डी ऑप्शन है, ये ऐसे ही सी है इसमें। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये वाला बी ऑप्शन है, यानी कि जो स्लैश से पहले का है वो बी है, ऐसे ही स्लैश से पहले का ए ऑप्शन है। ये चार ऑप्शन आपके बन जाते हैं, और चार ऑप्शन में से आपको राइट जो ऑप्शन है वो चूज करना है इनमें से। तो देख लेते हैं इसमें क्या दे रहा है, द कमिटी इज थिंकिंग, कमिटी सोच रही है, नॉट टू ब्रिंग अराउंड एनी चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत, यहाँ पे कहाँ पे आ रही है, अराउंड में आ रही है। ठीक है, अराउंड में आ रही है, यहाँ पे अराउंड ना होके ब्रिंग अबाउट होगा। क्या होगा, ब्रिंग अबाउट, यानी कि अब हो जाएगा द कमिटी इज थिंकिंग नॉट टू ब्रिंग अबाउट एनी चेंजेस, यानी कि कोई बदलाव करने के बारे में, कोई बदलाव ना करने के बारे में क्या कर रही है, कमिटी सोच रही है इन द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, मूलभूत स्ट्रक्चर में वो कोई भी बदलाव ना करने के बारे में सोच रही है। तो ब्रिंग अबाउट नहीं होता है, ब्रिंग अराउंड नहीं होता है, ब्रिंग अबाउट होता है। ठीक है, ब्रिंग अबाउट हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा किसी के बारे में, ब्रिंग अबाउट टू समथिंग हैपन। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा टू समथिंग हैपन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा हो गया, ये क्या कह रहा है, द चीफ मिनिस्टर हैड नो टाइम, चीफ मिनिस्टर के पास समय नहीं है, किसके लिए, टू पे अटेंशन ऑन सच सिंपल मैटर्स। ठीक है, चीफ मिनिस्टर हैड नो टाइम टू पे अटेंशन ऑन सच सिंपल मैटर्स, चीफ मिनिस्टर के पास समय नहीं है इस प्रकार के जो है इस प्रकार के साधारण जो है मैटर को ध्यान देने की। ठीक है, उनकी तरफ ध्यान देने की। तो इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, द चीफ मिनिस्टर हैड नो टाइम, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसके बाद आता है टू पे अटेंशन, अटेंशन देने की है ना, ऑन सच सिंपल मैटर्स। दिक्कत कहाँ पे आ गई, ऑन, यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपका ऑन यूज नहीं होगा। जब हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें यूज करना होता है टू, किसी मैटर के बारे में हमें बात करनी है तो यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे, टू, और टू का अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे के बारे में, यानी कि इस प्रकार के बारे में
सिंपल मैटर्स के बारे में। टू क्या बता रहा है यहाँ पे, के बारे में, सिंपल मैटर के बारे में। सच मतलब इस प्रकार के सिंपल मैटर के बारे में जो है चीफ मिनिस्टर को कोई समय नहीं है उसमें अटेंशन देने का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं हम यहाँ से। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, आपको यहाँ पे वन वर्ड बताना है। ठीक है, आपको बताना है ए फॉरेनर हु सेटल्ड इन ए कंट्री। तो इसका एक वर्ड में अर्थ क्या होगा, जैसे हिंदी में वन वर्ड होता है, ठीक है, जैसे हिंदी में वन वर्ड होता है उसी प्रकार से इसमें क्या होता है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है इसमें भी। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इसका क्या है, आप इसका आंसर क्या है, ए फॉरेनर हु सेटल्स इन ए कंट्री, यानी कि कोई विदेशी जो है किसी जो है कंट्री में सेट हो जाता है, किसी कंट्री में विदेशी आकर रहने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इमिग्रेंट, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जो फॉरेनर होता है किसी कंट्री में रहने लगता है तो उसे इमिग्रेंट कहते हैं। नेक्स्ट हो गया एलियन, तो आपको पता ही है, ठीक है, और विजिटर भी आपको पता है, विजिटर मतलब विजिट करने वाला, है ना। ऐसे हुए चूज द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब इज इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट, यानी कि आपको क्या बताना है, इसमें कौन सी वर्ब आपकी यूज होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो माई फ्रेंड एंड आई, ठीक है, एंड से जब कोई भी वाक्य जुड़ा हुआ होगा तो उसमें आपको क्या करना है, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। सेकंड आपका क्या दिया हुआ है, आई के साथ में क्या आएगा, इज, हैज, वॉज या हैव बीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हैव बीन, यानी कि आई के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा माई फ्रेंड एंड आई हैव बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड एंड आई हैव बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको दिया हुआ है। क्या प्रश्न दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है द कैप्टन सेड टू द आर्मी, यानी कि जो कैप्टन है उसने आर्मी से कहा मार्च फॉरवर्ड नाउ, आगे की तरफ बढ़ो। यानी कि यहाँ पे द कैप्टन सेड टू द आर्मी, आर्मी को जब कैप्टन कहेगा तो इसमें क्या लगेगा, ऑर्डर्ड। ठीक है, तो द कैप्टन सेड टू तो गलत हो जाएगा, सेड टू की जगह क्या लगाएंगे हम, ऑर्डर्ड लगाएंगे। ठीक है, तो जब कैप्टन ऑर्डर्ड द आर्मी, ठीक है, और ये हटा के क्या लगाएंगे, कॉमा हटा के टू। ठीक है, मार्च फॉरवर्ड नाउ का क्या हो जाएगा, देन। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि नाव का देन होगा, समझ गए आप, नाव का क्या हो जाएगा, देन। तो यहाँ पे नाव का नाव है इसलिए भी ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही इसमें नाव का क्या हो गया, दैट डे हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसका जो डी ऑप्शन है वो दूसरी तरफ है, उसको भी हम देख लेते हैं, बट आपका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न हो जाएगा एक्टिव पैसिव वॉइस का। एक्टिव पैसिव वॉइस का हो जाएगा आपका नेक्स्ट प्रश्न। इसमें क्या दिया हुआ है, इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है। ठीक है, इसका क्या करना है, आपको पैसिव वॉइस बनाना है। इट इज बीइंग रीड बाई अस। ठीक है, इसको किधर से बनाते हैं, पीछे से बनाते हैं। ठीक है, तो अस यहाँ पे पीछे क्या दिया हुआ है आपका, आपके पीछे क्या दिया हुआ है, सेंटेंस के लास्ट में क्या दिया हुआ है, अस। तो अस का क्या हो जाएगा, वी, यानी कि एक ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया, बाकी बचे तीन। अब बी के साथ में इसका क्या लगाएंगे आप, इस बीइंग का क्या हो जाएगा, आर, रीडिंग इट, यानी कि और ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका ए ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 20 प्रश्न जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं पूरे के पूरे। ठीक है, 20 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और इसी के साथ में पेपर सेकंड भी आपका हम कराने वाले हैं। पेपर सेकंड के लिए भी आप इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।